Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about introduction about solid waste management, its objective, solid waste management activities, then classification of solid waste, then quantity and composition of solid waste, then disposal of solid waste, then impact of improper solid waste management, then futuristic methods of solid waste management, and the last topic is smart waste technologies. So let's start with the introduction about solid waste management. So uncontrolled pollution will destroy the ecosystem, hence the process is irrecoverable. So destroy ecosystem due to uncontrolled pollution and its process is irrecoverable. Hence the goal of solid waste management is to minimize hazards to environment due to indiscriminated disposal of solid waste. So ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? ये जो इनडिस्क्रिमिनेटेड डिस्पोजल हो रहा है सॉलिड वेस्ट का, उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो. बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट मेथड्स, सर्टेन मटेरियल कैन बी रिकवर्ड और रीयूज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड. सो एज पर द नॉलेज ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ये जो सॉलिड वेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी ट्रीटमेंट मेथड्स है, उस पर हम कई सारे मटेरियल है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इन एंश्योरिंग बेटर सैनिटरी एनवायरनमेंट्स टू द पीपल एंड प्रमोटिंग देयर जनरल हेल्थ, the proper collection of refuse, its haulage, treatment and disposal with minimum possible risk to public health are fundamental to solid waste management. So ये solid waste management का मेन फंडामेंटल क्या है? ताकि ये जो पीपल है उसकी जनरल हेल्थ और उसका बेटर सैनिटरी एनवायरनमेंट ध्यान में रखते हुए ये जो सॉलिड वेस्ट है उसका प्रॉपर कलेक्शन करना, उसका अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन करना, बाद में उसकी ट्रीटमेंट करना और उसका फाइनल डिस्पोजल करना. Then objective of solid waste management, to remove discarded material from inhabited places in a timely manner. यानी कि जो डिस्कार्डेड मटेरियल है जहाँ पे भी रेसिडेंशियल एरिया है और कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो मटेरियल डिस्कार्ड होता है उसको वहाँ से टाइम टू टाइम बाहर निकालना. टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज जो ये जो अनकंट्रोल पोल्यूशन से जो डिसीज क्रिएट होती है उसको प्रिवेंट करना. टू मिनिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ फायर, ये जो डिस्कार्डेड मटेरियल की वजह से फायर होने की भी संभावना रहती है, उसको भी मिनिमाइज करना. टू डिस्पोज ऑफ रिफ्यूज इन सच ए मैनर सो हैज टू मिनिमाइज हैजर्ड टू एनवायरनमेंट. सो ये जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोज हो रहा है उसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसको वहाँ से टाइमली मैनर में वहाँ से बाहर निकालना. And which types of activities in solid waste management? The solid waste management encompasses the planning, design, financing, construction and operation of facilities for the collecting, transporting, processing, recycling and final disposal as follow. So ये जो solid waste management है उसका प्लानिंग, डिज़ाइन, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस एंड अदर फैसिलिटीज़ के लिए
ये जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे कलेक्ट करना, उसको कैसे ट्रांसपोर्टिंग करना, तो उसमें कौन सी प्रोसेस करना, और उसको रिसाइकल कैसे करना, और उसका फाइनल डिस्पोजल कैसे करना है, उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी गई है। तो एक्टिविटीज़ में क्या रहता है, तो एक्टिविटीज़ में प्लानिंग, डिज़ाइन, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल। सो ये है उसकी एक्टिविटीज़। द थ्री बेसिक फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेसिक 3 फंक्शन है। सबसे पहला कलेक्शन, यानी कि सॉलिड वेस्ट है उसको कलेक्शन कैसे करना है। दूसरा है उसका डिस्पोजल कहाँ पे करना है और कैसे करना है। और थर्ड वन है रिसाइकलिंग और रीयूटिलाइजेशन, उसका रिसाइकलिंग कैसे करना है और उसका रीयूज़ कैसे करना है। सो ये जो 3 बेसिक फंक्शनल एलिमेंट्स है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के है। और यहाँ पे ये टिपिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि उसका फंक्शनल एलिमेंट दिया गया है। सो देखते हैं उसको हम। सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसमें से कई रिफ्यूज ऐसे है उसको हम रिकवर कर सकते हैं और उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और कई सारे जो सॉलिड वेस्ट ऐसे उसको हम स्टोरेज करते हैं। सबसे पहले स्टोरेज करते हैं पर्टिकुलरली, देन उसका हम कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करके बाद में जो रिफ्यूज़ हो सकता है और रिकवर हो सकता है उसको हम वहाँ ले जाते हैं। और कई सारे सॉलिड वेस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन करके हम वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और बाद में उसमें हम प्रोसेस करते हैं इंसिनरेटर और कंपोस्टिंग में, और बाद में उसका फाइनल डिस्पोजल करते हैं। Then waste management hierarchy. The hierarchy of solid waste management shown indicates an order of preference for action to reduce waste. The main aim to waste hierarchy is to extract the maximum practical benefits from product and generate minimum amount of waste. So यहाँ पे मोस्ट फेवर और लिस्ट फेवर एक्टिविटीज़ दी गई है। देखते हैं हम। सबसे पहले है प्रिवेंशन, वर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले है डिस्पोजल ही नहीं करना है, तो डिस्पोजल हो गया है उसका हम उसमें से हम एनर्जी रिकवर कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। बाद में हम उसका ये सॉलिड वेस्ट है उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन। ये प्रिवेंशन है, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटेड सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको हम प्रिवेंट करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. The term solid waste includes all those solids and semi-solid materials that are discarded by the community. यानी कि जो कम्युनिटी के द्वारा जो मटेरियल डिस्कार्ड हो रहा है, सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो, उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट. Then the solid waste generated through domestic and commercial activities is classified as municipal solid waste and is also called refuse. यानी कि जो डोमेस्टिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और उसको रिफ्यूज़ भी हम बोलते हैं. सॉलिड वेस्ट यानी कि रिफ्यूज़ फ्रॉम हाउस, स्ट्रीट एंड ट्रेड रिफ्यूज़. डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिजिन, the wastes are broadly classified into following categories: industrial wastes, agricultural wastes, biomedical wastes, animal wastes, then community waste from vegetables and fruit processing industries, then waste from construction materials, and last one is e-waste यानी कि electronic waste. Then quantity and composition of solid waste.
The quantity and quality of solid waste varies from place to place and also varies from season to season. The quantity and quality of refuse depend upon the season. कैसा सीज़न चल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वेस्ट की क्वालिटी कैसी है और क्वांटिटी कैसी है. क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी देखना पड़ता है. देन जियोग्राफिक लोकेशन कैसा है, पीपल की हैबिट कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लिविंग का स्टैंडर्ड है वो कैसा है, लोकालिटी, वेदर रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. सो ये सब रिफ्यूज़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिफ्यूज़ डिपेंड, ये सब जो रीज़न है उस पर डिपेंड करता है कि जो सॉलिड वेस्ट है यानी कि जो रिफ्यूज़ है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होगी. तो देखते हैं, एसिड इंक्रीज इन विंटर and in northern latitudes while these are less in summer and in hot tropical countries. In India, average summer refuse is about 25% higher than the yearly average. यानी कि जो ईयरली एवरेज जो सॉलिड वेस्ट होता है उसमें से 25% समर में रिफ्यूज जनरेट होता है इंडिया में. The average per capita per day solid waste generation in India ranges from about 0.1 kg in small towns to about 0.5 kg in large cities. यानी कि जो पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो इंडिया के स्मॉल टाउन है उसमें उसकी रेंज रहती है 0.1 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे, और लार्ज सिटीज़ है उसमें 0.5 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे. और ये जो इंडियन रिफ्यूज़ है उसकी जो डेंसिटी है वो 400 to 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहती है. फॉर एग्जांपल, द एवरेज पर कैपिटा डेली रिफ्यूज प्रोडक्शन इन यूएसए is as high as about 2.8 kilogram, whereas the figure is only about 0.5 kilogram in India. So हम दूसरी कंट्री है ये उसको हम देखते हैं. सपोज कि यहाँ पे यूएसए का दिया गया है कि यूएसए में 2.8 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे रिफ्यूज जनरेट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन लार्ज सिटीज़. तो वहाँ पे 0.5 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. देन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. तो ये सबसे मोस्ट टाइम भी पॉइंट है कि सॉलिड वेस्ट है उसका हम डिस्पोजल कैसे करें. So refuse or solid waste can be finally disposed of by the following methods. First one is dumping method. So देखते हैं उसमें क्या रहता है. This is a very insanitary methods of refuse disposal. It consists of dumping the solid waste in some selected areas. Some components of refuse are suitable for open dumping. So this includes street sweepings, acids and some rubbish. So this will create a serious problem if garbage is disposed in this manner. So ये जो ओपन डंपिंग है उसमें हम एस और सम रबिश के उसका हम ओपन डंप कर सकते हैं सम सिलेक्टेड एरियाज में. लेकिन क्या होता है कि जो रबिश है जो गार्बेज यानी जो फ्रूट पील्स है और ये सब जो डिकम्पोज होता है उसको हम ये ओपन डंपिंग नहीं कर सकते हैं. उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है. The dump garbage can become a potential breeding ground for flies and rats, and the health of the community around will be in danger. Garbage should be dumped far from residential area. आपको गार्बेज डंप करना है तो उसको जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ से दूर आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो गार्बेज की डंपिंग की वजह से क्या होता है यहाँ से जो वहाँ पे उसके नज़दीक में जो पीपल रहते हैं उसकी हेल्थ को ज़्यादा नुकसान होता है गार्बेज की वजह से. सो आप एसिड जो डिकम्पोज नहीं हो रहा यानी कि जो रबिश मटेरियल है उसको हम डंपिंग कर सकते हैं ओपन स्पेस में, बट गार्बेज है उसको हम ओपन स्पेस में डंप नहीं कर सकते. देन सेकंड में मेथड्स यहाँ पे दी गई है वो है सैनिटरी लैंडफिलिंग. So this method of refuse disposal is carried and dumped into low-lying areas under an engineering operation designed and operated
in an environmentally sound manner. So ये मेथड में क्या रहता है, सबसे पहले refuse is dumped and compacted in layer 0.5 mm thickness, and after the day work when the depth of filling becomes about 1.5 मीटर, यानी कि आप 0.5 मीटर के 3 लेयर बना दें, यानी कि 1.5 मीटर हो जाए तब उसमें क्या करना है, इट इज़ कवर्ड बाय गुड अर्थ, उसको गुड अर्थ से कवर करना है ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिकनेस, यानी कि 15 सेंटीमीटर थिकनेस का एक कवर लगाना है गुड अर्थ का, एंड द कवर ऑफ गुड अर्थ इज कॉल्ड डेली कवर. The filling of refuse is actually done in sanitary landfilling by dividing the entire landfill area into smaller portion called cell. So यहाँ पे जो एरिया है उसको हम कई सारे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल. तो सबसे पहला सेल था, उसको हमने डेली कवर नाम दिया था. तो दिस सेल आर इनिशियली filled with compacted refuse of about 1.5 meter depth. And after filling the cell with first lip, the second lip is laid in about 1.5 meter height and covered with good earth cover of about 15 centimeter thickness, and it's called intermediate cover. तो सबसे पहला कवर था उसको हम डेली कवर नाम दिया था, और उसके बाद सेम हमने दूसरा सेल बनाया, उसको हमने बोला है इंटरमीडिएट कवर. After all the cells have been filled up with second lip, the third and more lip can be piled up in about 1.5 meter depth each, and all laid over by the intermediate earth cover, turn by turn. The process will continue till the top most lip is piled up over with the final cover of good earth is about 6 meter depth shall be laid and well compacted. So बाद में उसका जो लास्ट कवर आता है, लास्ट सेल आपने जब फिल कर दिया तो उसमें जब गुड अर्थ लगाएंगे वो 0.6 मीटर तक की रहेगी. उसका जो गुड अर्थ का कवर है वो 0.6 मीटर तक का रहेगा. So this side are kept sloping at 45 Celsius to the horizontal. Then with passage time, the filled up refuse will get stabilized due to the decomposition of organic matter and subsequent conversion into stable compounds. The landfilling operation is essentially a biological method of waste treatment, since the waste is stabilized by aerobic as well as anaerobic bacterial process. This method of refuse disposal is very suitable to heavier types of Indian refuse, and also the rural communities, hotels, camps, etc. Hence it is widely adopted in India, and about 90% of Indian refuse is disposal of this manner. यानी कि जो इंडियन की 19% जो रिफ्यूज़ की जो डिस्पोजल करने की जो मेथड्स है उसमें हम ये सैनिटरी लैंडफिलिंग मेथड का यूज़ करते हैं. देन स्प्रेडिंग एंड पुल्वराइजेशन देखते हैं. Size and volume reduction of municipal solid waste is accomplished by the physical process of shredding and pulverization. Shredding refers to the action of cutting and tearing, whereas pulverization refers to the action of crushing and grinding. Shredding and pulverization may help in reducing the overall volume of municipal solid waste by as 40%, and also help in changing the physical character of the waste, which becomes practically odorless. The pulverized refuse through contains fertilizing elements like potash, phosphorus and nitrogenous materials. It cannot be suitably used as manure. The pulverization of municipal solid waste is usually achieved in higher mill. A hammer mill reduces the size of the various components of solid waste material. The uniform fragments is of size 20 to 50 mm. So ये स्प्रेडिंग और पुल्वराइजेशन जो मेथड है
उसमें हम सॉलिड वेस्ट को कटिंग और क्रशिंग करके सो उसकी साइज़ में हम 40% तक उसको उसकी साइज़ है फिज़िकल साइज़ हम रिड्यूस कर सकते हैं। और बाद में ये जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका हम यूज़ फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। देन कंपोस्टिंग मेथड, इन दिस मेथड refuse is mixed with sludge and night soil and allowed to undergo decomposition and stabilization by the action of bacteria. So उसमें हम स्लज और नाइट सॉइल ऐड करके मिक्स करके उसको हम डिकम्पोजिशन और स्टेबिलाइजेशन प्रोसेस में रख देते हैं। जो ये दोनों प्रोसेस है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। The organic matter gets decomposed into stable non-injurious substances which are of economic values of the soil. The final product is called compost. So ये जो कंपोस्टिंग मेथड है उसको हम 3 मेथड से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहली है कंपोस्टिंग बाय ट्रेंचिंग, ओपन विंडो कंपोस्टिंग एंड मैकेनिकल कंपोस्टिंग। तो ये कंपोस्टिंग बाय ट्रेंचिंग है, उसमें हम एक 4 to 10 मीटर लॉन्ग एक ट्रेंच बनाते हैं जो 2 to 3 मीटर वाइड रहती है और 0.7 से 1 मीटर डीप रहती है, are excavated with a clear spacing of 2 meter. The trenches are then filled with refuse or garbage in a layer of 15 centimeter. On the top of each layer, 5 centimeter thick layer of night soil or animal dung is spread in semi-liquid form on the top layer, producing 0.3 meter above the original ground surface. A 10 centimeter layer of good earth is spread so that flies do not get access to the refuse. So उसमें एक ट्रेंच बनानी रहती है और उस ट्रेंच में हम सबसे पहले जो रिफ्यूज़ और हमारा जो गार्बेज है उसको हम फिल करते हैं। बाद में उसके ऊपर हम 5 सेंटीमीटर का थिक एक लेयर सैंडविचिंग लेयर लगाते हैं और उसमें हम नाइट सॉइल यानी नाइट सॉइल और एनिमल डॉग है उसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में स्प्रेड करते हैं। और उसके बाद 0.3 मीटर का एक लेयर लगाते हैं जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है उससे जो 0.3 सेंटीमीटर अबव 10 सेंटीमीटर का एक गुड अर्थ का लेयर लगाते हैं, क्योंकि ये जो गुड अर्थ लगाने का मेन रीज़न है उसमें फ्लाई है वो इजीली एक्सेस ना हो पाए इसलिए। एंड ओपन विंडो कंपोस्टिंग मेथड है, उसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल मैटर लाइक डस्ट, स्टोन, ब्रोकन ग्लास स्पीसीज यानी कि जो रबिश है, रबिश का जो फर्स्ट रिमूव फ्रॉम द रिफ्यूज, रबिश को हम सबसे पहले वो रिफ्यूज में से सबसे पहले निकालना रहता है। रिफ्यूज इज देन डम्प्ड ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ 0.6 to 1 meter high, 6 meter long and 1 to 2 meter wide piles at about 60% moisture content, and the pile is then covered with night soil, cow dogs, etc. to which the organisms or germs that are necessary for fermentation are added. And composting में जो लास्ट मेथड थी वो थी मैकेनिकल कंपोस्टिंग। सो द ओपन विंडो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज वेरी laborious and time consuming process. Also it required large area of land which may be not available in big cities. So these difficulties are overcome by adopting mechanical composting. Then अगली जो मेथड है वो है इंसिनरेशन मेथड। ये जो इंसिनरेशन मेथड में क्या करना रहता है तो कि दिस मेथड बर्निंग रिफ्यूज इन इंसिनेटर प्लांट, यानी कि जो इंसिनेटर प्लांट में उसमें हम जो रिफ्यूज है उसको बर्न करते हैं। दिस इज कॉमनली यूज इन डिकम्पोजिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रियल प्लांट, यानी कि जो ये जो इंसिनरेशन हम रिफ्यूज का इंसिनरेट करते हैं यानी कि उसको बर्न करते हैं वो जनरली गार्बेज है या तो हॉस्पिटल्स का रहता है और या तो इंडस्ट्रियल प्लांट में से निकला हुआ रहता है। बिफोर इंसिनरेशन नॉन कम्बस्टिबल
and inert material like earth, broken glass, chinaware, metals, etc. are separated so as to reduce the load on the earth. The byproduct of this method is ash, clinker, which can be easily decomposed by landfilling. यानी कि ये जो हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रियल प्लांट में से जो भी रिफ्यूज़ आता है उसमें से सबसे पहले जो नॉन कम्बस्टिबल कोई भी मटेरियल्स है लाइक सॉइल है और ब्रोकन ग्लास है, चाइनावेयर है, मेटल है, उसको हम सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं और बाद में जो बचता है वो रिफ्यूज़ का बाई प्रोडक्ट कैसा रहता है तो कि वो एस हो जाता है और क्लिंकर हो जाता है। बाद में आप ये एस और क्लिंकर को इजीली लैंडफिल कर सकते हो। देन पायरोलिसिस यानी कि थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन मेथड। सो इसमें क्या रहता है कि अपॉन हीटिंग इन क्लोज कंटेनर in oxygen free atmosphere, most of organic substances of solid waste can be split through combination of thermal cracking and condensation reaction into gaseous, liquids and solid fraction. This process is known as pyrolysis or thermal pyrolysis. And the last one is dumping into sea. solid waste और रिफ्यूज़ है उसको सी में भी डंप कर सकते हैं। देखते हैं solid waste or refuse can also be disposed of by barging out into sea after carrying it at reasonable distance, say 15 to 20 km into sea. Sea depth is such disposal point should be not less than 30 meter or so, and the direction of the current should be such as not to bring it back towards shore. सो ये है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट की सभी मेथड्स। बाद में हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहता है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉजेज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। यानी कि जो इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से क्या रहता है तो कि ये जो तीनों है एयर, वाटर और सॉइल, उसका पोल्यूशन होता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्लोजेस ड्रेन एंड क्रिएटिंग फ्लड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की वजह से ड्रेन है वो क्लोज हो जाती है और रेनी सीजन में फ्लड, रेनी सीजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। And gases are generated from the decomposition of organic wastage in landfills. लैंडफिल की वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट को जो आपने लैंडफिल किया उसकी वजह से गैसेस भी जनरेट होती है। वेस्टेज कैन स्प्रेड डिसीज सच एज कॉलेरा एंड डेंगू फीवर। ये जो वेस्ट है उसकी वजह से डिसीज़ भी क्रिएट होती है। उसमें सबसे पहले ये कॉलेरा और डेंगू फीवर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, then breathing problem, infection, high pollution load, bacterial infection and obstruction in airway. So these all are the impact of improper solid waste management. Then futuristic methods of solid waste management. So there are four futuristic methods of solid waste management. First one is energy recovery, then bioconversion, बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी, लैंडफिल गैस रिकवर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी रिकवरी। उसमें दो है, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल एंड सेकंड वन इज फ्यूडिसाइड बेड टेक्नोलॉजी। सो एनर्जी रिकवरी में लास्ट स्टेप बिफोर डिस्पोजल ऑफ एनर्जी रिकवरी, द एंटायर वेस्ट रिड्यूस आफ्टर सॉर्टिंग, रीयूज, रिसाइकल एंड प्रोसेसिंग इन फर्दर इनेग्यूरेटेड फॉर एनर्जी रिकवरी। सो उसमें सबसे पहले RDF यानी कि रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। तो द कमर्शियलाइजेशन ऑफ वेस्ट यूजिंग RDF हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू मेक वेस्ट यूजफुल। RDF जनरली refers to the process of municipal solid waste
which is basically the fraction of segregated high calorific wastage. For the segregation of the waste, it is classified into mechanical and mechanical biological treatment, and they are labeled as RDF. Solid recovered fuel is new term in which becoming famous in Europe. The second one is fluidized bed technology. For the gasification of finely classified waste, fluidized bed reactor are being used. For decades, it has been used for incineration or for the combustion process of uniform fuels, including raw lignite, coal, and sewage sludge, etc. The fluidized bed incinerator is in the form of vertical cylinder. The lower section of fluidized bed is inert materials are fluidized within air. From the top of the waste is fed into fluidized sand bed. The bed plate and walls which allow to preheated air to enter the combustion chamber. Then circulating fluidized bed is used for incineration of rough and dry sewage sludge. This system is highly recommended in developing countries. Rotating fluidized bed allow to wider range of calorific value of the fuel. Then second one is bioconversion. According to Food and Agricultural Organization (FAO), 1/3 of the total produced food for the consumption of a human was lost along the supply chain food globally. For possible energy recovery, currently food waste and other combustible wastage are collectively incinerated in landfill. Food waste can be used to produce biofuel through different fermentation process. Currently, valorization is being used for the production of hydrogen, ethanol, biodiesel and biogas. सो उसमें एक मेथड है ड्राई एनरोबिक कंपोस्टिंग, उसका हम यूज़ करके बायो कन्वर्जेशन कर सकते हैं। बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रोसेस डिस्पोजल वेस्ट रैपिडली इज बायोरिएक्टर टेक्नोलॉजी। द बेसिक एम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर टू enhance the rate of decomposition, circulation of leachates, and increase in growth of microbes which decompose municipal waste. The waste is then dealt by conventional landfill technologies. And landfill gas recovery technology last one is, उसमें दो है माइक्रो टर्बाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो माइक्रो टर्बाइन में मॉडर्न लैंडफिल है माइक्रो टर्बाइंस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लैंडफिल गैस। फ्यूल सेल में एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड फ्यूल सेल। Then transformation in the waste industry. Below are the 6 keys that are undergoing a massive transformation in the waste management industries. First one is improve recycling rates. Recycling rates को improve करना चाहिए। Automated waste collection automated होना चाहिए। Route optimize होना चाहिए। Then landfill modernization, enhance safety and keep turnaround time. So these are the technologies we can improve. Then smart waste technologies. So smart waste technologies में सबसे पहले इलेक्ट्रिक गार्बेज ट्रक, सेकंड वन इज स्मार्ट गार्बेज कैन्स, थर्ड वन इज trash collecting robots, fourth one is RFID tags in garbage collection, and last one is eco-ATM. So first one है यहाँ पे electric garbage truck. So the adoption of electric vehicle is steadily rising, with manufacturers like Tesla leading the way as more and more electric cars crowd the automobile market due to increased production. It's therefore unsurprising
that Tesla co-founder Ian Wright applies the technology to garbage truck. The resulting trucks are efficient, quiet, and in and of themselves reduce wasteful byproducts by receiving power from battery packs as well as sporting electric drive trains. Replacing traditional garbage truck with electric ones would reduce fuel consumption 67% and vehicle maintenance cost. Second one is smart garbage can. The smart garbage can utilize sensor that measures how full garbage can are in order to inform local waste management services of which cans to empty and which to leave alone. As a result, encountering empty containers is no longer an issue with this sensor installed, saving time and fuel as waste managers can modify the garbage truck route accordingly. Then collecting robots. Automated garbage collection robot can be expected in the near future, contributing to the creation of an even more efficient waste management system. Volvo and several partners launched a project titled Robot Based Autonomous Refusing Handling or ROVER to develop this robot. Then RFDA tags in garbage collection. In order to refuse waste, RFDA tags have been introduced in numerous communities to provide residents with a pay through garbage collection fees. Unlike a flat monthly fee, residents are charged each time a bin is emptied, separating out the cost of recycling from garbage disposal. And the last one is Eco ATM. Smart e-waste recycling bins are currently being trial in Australia, but a US company has gone one step further. Eco ATM has almost 3,000 kiosks across the US that can automatically identify thousands of different models and old electronic devices and offer instant payment for them, and they have helped divert more than 14 million smartphones and tablets from landfills. So now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you very much.